सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एमए फाइनल के पाठ्यक्रम का सेकंड पेपर का प्रश्न है कला व सौंदर्य की अवधारणा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कला क्या है, कला की परिभाषा क्या है एवं अनेक विद्वानों द्वारा जो कला के लिए मत दिए हैं वह समझेंगे। आइए, किसी भी कार्य को चतुराई पूर्वक करना, कुशलता से करना, सुंदर रूप में करने को बोलचाल की भाषा में कला कहा जाता है। प्राचीन काल में 64 प्रकार की कलाएं थीं जो चारु तथाकारु प्रकारों में विभक्त थी।कारु का उपयोग उपयोगिता के लिए व चारु का प्रयोग सुंदरता के लिए किया जाता है। आधुनिक समय में कला शब्द का प्रयोग सुंदरता के लिए किया जाता है। आधुनिक समय में कला शब्द का प्रयोग हर कार्य के साथ किया जाने लगा है, जैसे पाक कला, गृह सज्जा कला, सिलाई कला आदि। शरीर के अंगों के सौंदर्य के लिए भी कला शब्द का प्रयोग होता है, जैसे केश सज्जा, रूप सज्जा भी कला ही मानी गई है। इस प्रकार कला शब्द का प्रयोग जहाँ तहाँ कर लिया जाता है। कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करना, कुछ नवीन बनाना। कला का अपना एक व्यापक क्षेत्र है, इसके अपने नियम शास्त्र हैं। इस कारण कला को भली भांति समझने के लिए हमें विद्वानों के मतों को जानना आवश्यक है। विद्वानों ने समय व परिस्थिति की मांग के अनुसार कला के भिन्न भिन्न रूप देखे हैं और इसी कारण विद्वानों की कला के प्रति भिन्न भिन्न परिणाम भी हैं। आइए कला की परिभाषा को समझते हैं। कला की परिभाषा। कला की अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से विवेचना की है। कुछ विद्वान कलावादी हैं, इसलिए वह कला को कला के लिए मानते हुए, और कुछ विद्वान केवल सौंदर्य को महत्व देते हैं। उनकी नज़र में उसकी उपयोगिता एवं नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है, और कुछ विद्वान इसकी उपयोगिता को महत्व देते हैं क्योंकि उनके विचारानुसार कला जीवन के लिए है। कुछ विद्वान वैज्ञानिक विचारकों के कला का विश्लेषण मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि में किया। कला पर विभिन्न विचारकों के मत इस प्रकार हैं। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति है और इसमें कल्पना भी है। प्लेटो की अपेक्षा अरस्तु का कथन अधिक सार्थक है। व्यक्ति प्रकृति का अनुसरण कर उसकी अभिव्यक्ति करता है, फिर उसका सृजन करता है। इस सृजन में कल्पना द्वारा नवीनीकरण करता है। क्रोचे के अनुसार अभिव्यक्ति ही कला है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। मैथिली शरण गुप्त जी ने जो कुशल शक्ति शब्द का प्रयोग किया वह उचित है, क्योंकि अभिव्यक्ति में कुशलता होगी, सुंदरता होगी, तभी तो वह कला कहलाएगी। महात्मा गांधी के अनुसार उसकी उपयोगिता के महत्व को ध्यान में रखकर कि कला से जीवन का महत्व है। यदि कला जीवन को सुमार्ग पर ना ले जाए तो वह कला क्या हुई। आचार्य शुक्ल के अनुसार एक अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाना भी कला है। जहां महात्मा गांधी और टॉलस्टॉय जैसे विचारकों ने भी कला को साधन बताते हुए उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध किया, वही अन्य विचारकों ने उपयोगिता व नैतिक रूप को पूर्ण रूप से नकारा है। दूला चंद्र के अनुसार विश्व की अनंत घटकों की तरह भी कला आनंद का प्रकाश है। इसके किसी प्रकार के नीति तत्व और शिक्षा का कोई स्थान नहीं होता। उच्च कोटि की कला में इन तत्वों की खोज करना सौंदर्य देवी के मंदिर को कलुषित करने के समान है। इनकी परिभाषा में सच्चाई का अंश अवश्य है, क्योंकि मिस्र का पिरामिड, बीवी का मकबरा, ताजमहल आदि ऐसी कृतियाँ हैं। ये सब कब्रें हैं जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, सिवाय सौंदर्य के उत्कृष्ट नमूने हैं ये सब। परंतु कुछ अपवादों के कारण कला की उपयोगिता को नकारा भी नहीं जा सकता। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार
कला अतिरिक्त शक्ति का प्रसार तथा खेल की मूल प्रकृति का सत्य है। एक अन्य कलानुसार रंग, ध्वनि, चित्र, शब्द, रेखा आदि का भी मानव के भावों की बाह्य अभिव्यक्ति की ही कला है। प्रसाद जी के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मनुष्य को जो संकुचित रूप मिला है उसका विकास ही कला है। अर्थात ईश्वर की कला प्रकृति और मनुष्य की कला है। कला प्रकृति हमेशा कलाकार की सहचारी रही है। कलाकार ने इसे अपने मनोनुकूल रूप दिया तथा विज्ञान ने इसे उपास्थ द्वारा परिचारिका को दिया। कला इतनी सहज हो कि प्रकृति के निकट हो। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कला को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। प्रथम श्रेणी मौलिक चित्त अनुभूति, द्वितीय शिल्प तथा टेक्निक अर्थात तृतीय अभिव्यक्ति। उपरोक्त 3 विधाओं की प्रक्रिया ही कला है। कला के प्रेयस कल्याणकारी प्रिय लगना दोनों का होना आवश्यक है। कला मस्तिष्क व बुद्धि का व्यायाम नहीं वरन स्वर हृदयगत भावों का संबंध है। यही कारण है कि कलाकार कला में डूब जाता है, वह कुछ समय के लिए आत्मविस्मृत हो जाता है। कला के तत्व। जब हम किसी कार्य को कला की श्रेणी में रखते हैं तो पहले उसे आंकते हैं। इसमें कुछ बातों का होना जरूरी है। वह है जो उसे कला कहलाने के योग्य बनाते हैं और यही कला के तत्व हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कला के तत्व। प्रथम रूप या आकार। संगीत, चित्र, मूर्ति आदि चाहे कोई भी कला हो, उसकी कृति का एक निश्चित रूप आकार होना चाहिए जिसे देखते ही स्पष्ट हो जाए कि वह क्या कृति है। द्वितीय प्रमाण या फिर अनुपात। रूप आकार के सभी घटकों व आयामों में प्रमाण का होना आवश्यक, अर्थात कलाकार की बनी कृति के हर पहलू से सामंजस्य होना चाहिए। यदि कृति मानव की है तो इसके अंगों में सही अनुपात होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि पैर छोटे हैं तो धड़ बड़ी है, आंखें बड़ी है तो नाक छोटी है। अतः कला में प्रमाण का होना भी जरूरी है। भाव। जैसा कि कहा जाता है कि भाव कला अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। अतः जब कलाकार कोई कृति बनाता है और इसमें वो जो भाव डालना चाहता है वह कृति को ये ही स्पष्ट हो जाना चाहिए। लावण्य। यह कला का प्रमुख तत्व है। प्रमाण द्वारा कृति में लावण्य पैदा किया जाता है। जैसे कला को देखते ही कह उठे कि वाह वाह क्या कला है। यही लावण्य है, यही सुंदरता है जिसका कला में होना आवश्यक है। सादृश्य या उपमा। कला में सौंदर्य पैदा करने का विशेष माध्यम उपमा है। काव्य में उपमा प्राण स्वरूप काम करती है। जैसे मृगनपति, चंद्रहंसनी आदि। उपरोक्त तत्वों के साथ थोड़ी सी विभिन्नता के कारण S.N. गुप्ता ने कुछ तत्व व सिद्धांत बताए। इनके अनुसार किसी भी कला में इन 6 तत्वों का होना भी जरूरी है। विचार। किसी भी कलाकार में विचारशीलता का होना आवश्यक है। जब तक उसे ये विचारणीय ना होगा कि उसे क्या बनाना है तो वह क्या बना सकता है। द्वितीय ध्यान। कला में ध्यान का होना भी आवश्यक है। जब तक कलाकार एकाग्रचित होकर ध्यान लगाकर काम ना करे तो हो सकता है कि किसी वजह से उसकी कृति खंडित या बिगड़ जाए। इसलिए अधिकतर कलाकार को कला में डूबा हुआ पाया जाता है। कल्पना। कला के लिए कल्पना का होना आवश्यक है। उसके द्वारा कलाकार अपनी कला को नए आयाम तथा नए रूप समय समय पर देता रहता है। आध्यात्मिकता। प्राचीन समय से ही भारत जीवन आध्यात्मिकता से जुड़ा है। कला का अंतिम उद्देश्य आध्यात्म होना चाहिए। किसी भी कला के शांति होनी चाहिए कि वह श्रोता को आध्यात्म मोक्ष के मार्ग तक ले जाए। प्रकृति। आध्यात्म से जुड़ा होने पर भी कलाकार प्रकृति का सहारा लेती है। मेघ, बादल किसी भी कला में कल्पना चाहे किसी भी प्रकृति की अवहेलना नहीं की जा सकती। कला में सुंदरता लाने के लिए प्रकृति का निर्वाह जरूरी है। प्रतीक।
हर कला में प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। भारतीय कला में किसी न किसी रूप से प्रतीक का अंकन किया जाता है। इससे देवी देवता भी वंचित नहीं रहे। गणेश को ज्ञान का, लक्ष्मी को धन का आदि संगीत रागों के प्रतीक राग ध्यान व राग चित्त है। उपरोक्त तत्वों के साथ कलाकार को कुशल व दक्ष होना चाहिए। एक कलाकार ही अपनी त्रुटि के बिना रेखाएं मिटा किसी कृति को बना सकता है। साधारण मानव यह कार्य नहीं कर सकता। यही अंतर है विद्यार्थी कलाकार और गुरु ने कि उनके चित्र व गायन वादन में अंतर होता है। कलाकार कितना कुशल व दक्ष है यह उसके कृति को देखकर ही पता चल जाता है। मैं समझता हूँ कि आपको अभी तक कला क्या है, अनेक विद्वानों के कला के प्रति क्या मत हैं एवं कला की परिभाषा क्या है, आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।